आइए बात करते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की। इसमें हम जानेंगे इस किताब की बेस सोच क्या है और ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है। ये चैप्टर असल में पूरे किताब की नींव रखता है। यहाँ ये समझाया जाता है कि अमीरी या सक्सेस सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सोच से शुरू होती है। इस चैप्टर का फोकस इस बात पर है कि इंसान की लाइफ की दिशा उसके थॉट से बनती है, ना कि सिर्फ उसकी परिस्थितियों से। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में मेहनत तो करते हैं, लेकिन बिना किसी साफ दिशा के। वे काम करते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि असल में वे चाहते क्या हैं। यही वजह है कि उनकी मेहनत बिखरी हुई रहती है और रिजल्ट भी वैसा ही आता है। ये चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि किसी भी अचीवमेंट की शुरुआत एक क्लियर आइडिया और एक क्लियर डिजायर से होती है। यहाँ एक अहम सोच सामने आती है कि इंसान की सोच सिर्फ कल्पना नहीं होती, सोच एक रियल फोर्स है। अगर कोई इंसान किसी चीज को पूरे मन से चाहता है और उसी दिशा में सोचता रहता है, तो धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी, उसके डिसीजंस और उसकी हैबिट्स उसी सोच के साथ अलाइन होने लगती हैं। इसी प्रोसेस से रिजल्ट बनता है। इस चैप्टर में यह बताया जाता है कि बड़े रिजल्ट अचानक नहीं आते। वे पहले दिमाग में पैदा होते हैं और फिर धीरे धीरे बाहर की दुनिया में दिखाई देते हैं। एक कॉमन गलतफहमी ये होती है कि सक्सेस सिर्फ किस्मत या बैकग्राउंड से आती है। ये चैप्टर इस सोच को चुनौती देता है। यहाँ ये समझाया गया है कि बहुत से लोग जिन्होंने जीरो से शुरुआत की, उनके पास न पैसा था, न पहचान, न खास एजुकेशन। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, ये क्लैरिटी कि उन्हें क्या चाहिए और उस पर टिके रहने की आदत। ये चैप्टर ये दिखाता है कि कंडीशन पर कंट्रोल हमेशा नहीं होता, लेकिन सोच पर कंट्रोल हमेशा संभव है। इस चैप्टर का एक और अहम पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल शब्द से बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जब कोई चीज तुरंत समझ नहीं आती या रिजल्ट नहीं देती, तो लोग मान लेते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। ये चैप्टर बताता है कि ये सोच ही सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। कई बार इंसान सक्सेस के बहुत करीब होता है, लेकिन थोड़ा सा और टिके रहने की बजाय वो रुक जाता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई इंसान 25 से 35 की उम्र में जॉब कर रहा है, लेकिन अंदर से कंफ्यूज है कि लाइफ में आगे क्या करना है। वो रोज काम करता है, लेकिन बिना किसी क्लियर विजन के। ये चैप्टर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि पहले ये तय करना जरूरी है कि वो लाइफ से चाहता क्या है। परफेक्ट प्लान नहीं, पर एक साफ दिशा। जब दिशा साफ होती है, तब छोटे छोटे डिसीजन अपने आप सही होने लगते हैं। ये भी समझाया गया है कि ये किताब किसी मैजिक ट्रिक की बात नहीं करती। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि अगर सोच डिसिप्लिन में आ जाए, तो एक आम इंसान भी असाधारण रिजल्ट बना सकता है। लेकिन इसके लिए धैर्य जरूरी है। ये एक प्रोसेस है जिसमें इंसान को बार बार अपनी सोच को चेक करना पड़ता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि इंसान अपनी लाइफ का कैप्टन खुद होता है। उसकी सोच ही तय करती है कि वो किस दिशा में जाएगा। जब इंसान अपनी सोच को साफ करना शुरू करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। यही वजह है कि इस किताब की शुरुआत सोच से की जाती है, क्योंकि बिना सही सोच के कोई भी प्लान, कोई भी मेहनत लंबे समय तक काम नहीं करती। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। आइए बात करते हैं चैप्टर 2 डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि किसी भी बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है। ये चैप्टर साफ तौर पर बताता है कि किसी भी इंसान की सफलता का पहला और सबसे जरूरी स्टेप डिजायर होता है, यानी एक गहरी और साफ चाह। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि सिर्फ इच्छा करना और डिजायर रखना एक जैसी चीज नहीं है। ज्यादातर लोग लाइफ में बहुत सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन उनका चाहना कमजोर होता है। वो बस सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश पैसा मिल जाए, काश लाइफ बेहतर हो जाए। लेकिन ये चैप्टर समझाता है कि ऐसी सोच डिजायर नहीं कहलाती। असली डिजायर तब बनती है जब इंसान किसी चीज को पाने के लिए अंदर से पूरी तरह कमिट हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि डिजायर तब पावरफुल बनती है जब वो बहुत क्लियर हो, मतलब इंसान को खुद पता हो कि उसे क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। जब चाह धुंधली होती है, तो एक्शन भी कमजोर हो जाता है। लेकिन जब डिजायर साफ होती है, तब इंसान खुद ब खुद उस दिशा में सोचने और करने लगता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि डिजायर कोई अचानक आने वाली फीलिंग नहीं होती, ये धीरे धीरे स्ट्रांग बनती है। जब इंसान बार बार अपने गोल के बारे में सोचता है, उसे महसूस करता है और उसके लिए खुद को मेंटली तैयार करता है, तब वही डिजायर एक फोर्स बन जाती है। यही फोर्स इंसान को मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाए रखती है। ये चैप्टर ये भी क्लियर करता है कि डिजायर बिना एक्शन के अधूरी है। सिर्फ चाह रखने से कुछ नहीं बदलता जब तक इंसान उसके लिए काम करना ना शुरू करे। यहाँ ये बात सामने आती है कि डिजायर और एक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
मजबूत डिजायर इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर करती है और एक्शन डिजायर को और मजबूत करता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि लोग सोचते हैं पहले सब कुछ आसान होगा, फिर डिजायर काम करेगी। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि अक्सर उल्टा होता है। पहले डिजायर आती है, फिर रास्ते बनते हैं। जब इंसान किसी चीज को सच में चाहता है तो वो मौके पहचानने लगता है, नई सोच पैदा होती है और सल्यूशन सामने आने लगते हैं। ये भी समझाया गया है कि डिजायर तभी काम करती है जब इंसान पूरी जिम्मेदारी ले। अगर इंसान अंदर से ये मानता है कि उसकी हालत, उसकी लाइफ या उसका फ्यूचर दूसरों पर या हालात पर डिपेंड करता है, तो डिजायर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब इंसान ये स्वीकार करता है कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी, तब डिजायर में दम आता है। रियल लाइफ में ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई होता है। जैसे कोई इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं है, लेकिन सालों से वही काम कर रहा है। अगर उसके अंदर बेहतर लाइफ की डिजायर कमजोर है तो वो सिर्फ शिकायत करेगा। लेकिन अगर डिजायर स्ट्रांग हो जाए तो वो स्किल सीखना शुरू करेगा, नई दिशा सोचेगा और छोटे छोटे स्टेप लेगा। ये चैप्टर ये भी बताता है कि डिजायर को लिखना और बार बार याद करना बहुत जरूरी है। जब इंसान अपनी चाह को साफ शब्दों में सामने रखता है, तब उसका दिमाग उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग का नेचुरल तरीका है फोकस बनाने का। एक और गलत समझ ये होती है कि डिजायर सिर्फ पैसे के लिए होती है। लेकिन ये चैप्टर बताता है कि डिजायर किसी भी चीज के लिए हो सकती है। बेहतर करियर, बेहतर रिलेशनशिप, पीस ऑफ माइंड या खुद की ग्रोथ के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि डिजायर कितनी गहरी और कितनी ईमानदार है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये समझाता है कि डिजायर ही वो बीज है जिससे हर अचीवमेंट की शुरुआत होती है। बिना डिजायर के कोई प्लान काम नहीं करता, कोई स्किल आगे नहीं बढ़ती और कोई सपना सच नहीं होता। लेकिन जब डिजायर क्लियर और स्ट्रांग हो जाती है, तब इंसान खुद को बदलना शुरू कर देता है और वही बदलाव धीरे धीरे उसकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देता है। अब बात करते हैं चैप्टर 3, विश्वास, इच्छा की प्राप्ति में कल्पना और भरोसे की भूमिका। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि मन की कल्पना और अंदर का विश्वास कैसे मिलकर किसी इच्छा को हकीकत की दिशा में ले जाते हैं और ये प्रक्रिया अंदर से कैसे काम करती है। ये चैप्टर मूल रूप से इस बात पर केंद्रित है कि जब कोई इंसान किसी चीज को पाना चाहता है तो सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। मन में उसकी एक साफ तस्वीर बनाना और ये मान लेना कि वो चीज मिल सकती है, ये दोनों बातें बहुत अहम होती हैं। कल्पना का मतलब सपने देखना नहीं, बल्कि दिमाग में उस स्थिति को ऐसे महसूस करना है जैसे वो पहले से मौजूद हो। जब मन बार बार उसी तस्वीर को देखता है तो वही तस्वीर धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगती है। यहाँ एक जरूरी बात समझाई जाती है कि विश्वास कोई अंधा भरोसा नहीं है। ये ऐसा एहसास है जो मन को शांत और निश्चित बना देता है। जब इंसान को अंदर से लगता है कि उसकी इच्छा संभव है, तो उसका व्यवहार, फैसले और मेहनत उसी दिशा में अपने आप ढलने लगते हैं। दिमाग अनजाने में ऐसे रास्ते ढूंढने लगता है जो उस लक्ष्य तक पहुंचा सकें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कल्पना और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कल्पना कमजोर है तो विश्वास भी डगमगाता रहता है, और अगर विश्वास कमजोर है तो कल्पना सिर्फ ख्याल बनकर रह जाती है। जब दोनों साथ चलते हैं, तभी मन पूरी तरह उस इच्छा को स्वीकार करता है। यही स्वीकार करना अंदर की ताकत को सक्रिय करता है। कई बार गलतफहमी ये होती है कि सिर्फ सोच लेने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये चैप्टर इस सोच को साफ करता है कि कल्पना और विश्वास का मतलब मेहनत से बचना नहीं है। इसका मतलब है कि मन में शक की जगह स्पष्टता हो। जब शक कम होता है तो इंसान बार बार पीछे नहीं हटता और छोटे छोटे मौके भी पहचान पाता है। असल जिंदगी में इसका असर बहुत साफ दिखता है। जैसे कोई इंसान किसी काम में सफल होना चाहता है। अगर वो अंदर ही अंदर ये मानता है कि ये उसके बस की बात नहीं है, तो वो आधे रास्ते में ही रुक जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान खुद को उस स्थिति में देख पाता है जहां वो सफल है और ये भरोसा रखता है कि धीरे धीरे वहां पहुंचा जा सकता है, तो उसकी सोच और एक्शन दोनों बदल जाते हैं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि विश्वास जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। ये रोज की सोच, शब्दों और भावनाओं से बनता है। जो इंसान बार बार अपनी कमी पर ध्यान देता है, उसका विश्वास कमजोर होता जाता है, और जो इंसान अपनी इच्छा को साफ रूप में मन में रखता है, उसका भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि इच्छा की प्राप्ति कोई जादू नहीं है। ये मन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां कल्पना दिशा देती है और विश्वास उस दिशा में चलने की हिम्मत देता है। जब मन और सोच एक ही बात पर टिक जाते हैं तो रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं और लक्ष्य धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 4, ऑटो सजेशन की।
इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और हम अपने ही विचारों के जरिए उस पर असर कैसे डाल सकते हैं। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि जो भी सोच बार बार दिमाग में जाती है, वही धीरे धीरे अंदर बैठ जाती है और फिर वही हमारे फैसलों, आदतों और एक्शंस को कंट्रोल करने लगती है। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार किसी विचार से एक्सपोज करना। ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई अचानक होने वाली चीज है। ये एक धीरे चलने वाली प्रोसेस है। इंसान जो भी बात बार बार अपने आप से कहता है, वही बात उसका दिमाग सच मानने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, वो सिर्फ रेपिटेशन देखता है। जो बात रोज बार बार एक ही तरीके से अंदर जाती है, वही वहां रूट बना लेती है। इस चैप्टर में यह साफ किया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सीधे बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे कॉन्शियस थॉट से सीखता है। यानी जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम अपने आप से कहते हैं, वही मैसेज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। अगर कोई इंसान दिन भर अपने आप से यही कहता रहता है कि वो कमजोर है, किस्मत खराब है या उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे वही सोच उसकी पहचान बन जाती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझाई जाती है कि ऑटो सजेशन सिर्फ पॉजिटिव लाइनें दोहराने का नाम नहीं है। असली असर तब होता है जब सोच के साथ भावना भी जुड़ी हो। जब कोई इंसान किसी बात को सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करता है, तब सबकॉन्शियस माइंड उसे और गहराई से स्वीकार करता है। खाली शब्दों का असर कम होता है, लेकिन शब्दों के साथ भावना जुड़ जाए तो असर बढ़ जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर लोग अनजाने में नेगेटिव ऑटो सजेशन करते रहते हैं। जैसे बार बार कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं या मैं पैसे संभाल नहीं पाता। ये सब भी ऑटो सजेशन ही है, बस नेगेटिव दिशा में। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि मैसेज अच्छा है या बुरा, वो उसे सच मानकर उस हिसाब से बिहेव करने लगता है। यहाँ एक आम गलतफहमी को भी क्लियर किया गया है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सोच लेने से सब बदल जाएगा, लेकिन ऑटो सजेशन अकेले काम नहीं करता। ये एक सपोर्ट सिस्टम है। ये सोच को एक दिशा देता है, जिससे इंसान के एक्शंस धीरे धीरे बदलते हैं। जब अंदर की सोच बदलती है, तभी बाहर का बिहेवियर बदलना आसान होता है। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। जैसे कोई इंसान अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है और अंदर से डरा हुआ है। अगर वो हर दिन अपने आप को ये याद दिलाता है कि वो सीख सकता है, धीरे धीरे बेहतर बन सकता है और गलतियों से आगे बढ़ सकता है, तो ये सोच उसके डिसीजन लेने के तरीके को बदलने लगती है। वो मौके से भागने की बजाय कोशिश करना शुरू करता है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि सुबह और रात का समय ऑटो सजेशन के लिए सबसे असरदार होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग रिलैक्स्ड होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ओपन होता है। उस समय जो भी सोच अंदर जाती है, वो जल्दी पकड़ बनाती है। इसी वजह से रोजाना एक जैसी सही सोच को दोहराने पर जोर दिया गया है। ये भी समझाया गया है कि ऑटो सजेशन कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके रिजल्ट धीरे आते हैं, लेकिन टिकाऊ होते हैं। जैसे पानी की बूंद पत्थर पर गिर गिर कर निशान बना देती है, वैसे ही सही सोच की रेपिटेशन दिमाग में नया पैटर्न बना देती है। यही नया पैटर्न आगे चलकर आदत बनता है। अंत में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि इंसान बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख सकता है। और जब सोच बदलती है, तो वही सोच एक्शन बनती है और वही एक्शन नतीजों को बदल देता है। ऑटो सजेशन इसी पूरी चेन की शुरुआत है। सही दिशा में डाली गई सोच धीरे धीरे इंसान को उसी दिशा में आगे ले जाती है। यही इस चैप्टर की असली समझ है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि ऐसा ज्ञान क्या होता है जो किसी किताब, कॉलेज या कोर्स से सीधे नहीं मिलता, बल्कि जो इंसान अपने खुद के अनुभव और लगातार देखने समझने से बनाता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि दुनिया में हर इंसान के पास एक अलग तरह का नॉलेज हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी, हालात और सीखे हुए सबक अलग होते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब है ऐसा ज्ञान जो पर्सनल होता है, जिसे कोई आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। ये नॉलेज धीरे धीरे बनता है, समय के साथ, जब इंसान किसी चीज में गहराई से जुड़ा रहता है और उसे बार बार करता है। यहाँ ये भी समझाया जाता है कि स्कूल या डिग्री वाला नॉलेज जरूरी तो है, लेकिन वो सबके लिए एक जैसा होता है। उसी वजह से उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन जो नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से आता है, जैसे किसी फील्ड में सालों काम करना, लोगों को ध्यान से समझना, गलतियों से सीखना, वही नॉलेज यूनिक बनता है। यही यूनिक नॉलेज इंसान को अलग पहचान देता है। चैप्टर ये भी बताता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। ये किसी प्लान या शॉर्टकट से नहीं आता।
ये तब बनता है जब इंसान किसी काम में सच में इंटरेस्ट रखता है। जब किसी चीज को करने में मजा आता है, तब इंसान बिना थके उसे सीखता रहता है। उसी प्रोसेस में छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन जमा होते हैं और वही आगे चलकर गहरा नॉलेज बन जाते हैं। ये आइडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग एक जैसी डिग्री और एक जैसे स्किल्स लेकर खड़े हैं। ऐसे में जो इंसान सिर्फ किताबों पर निर्भर रहता है, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपने काम को ध्यान से देखता है, वो धीरे धीरे एक अलग जगह बना लेता है। यहाँ एक आम गलतफहमी भी क्लियर की जाती है। कई लोग सोचते हैं कि स्पेशलाइज नॉलेज का मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल या मुश्किल चीज़ें सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉलेज किसी भी फील्ड में हो सकता है। कुकिंग, बिजनेस, कंटेंट बनाना, लोगों से बात करना, सिस्टम समझना या किसी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉल्व करना, सब कुछ इसमें आ सकता है। ज़रूरी ये है कि वो नॉलेज पर्सनल एक्सपीरियंस से आया हो। एक और गलत सोच ये होती है कि पहले सब कुछ सीख लिया जाए, फिर काम शुरू किया जाए। ये चैप्टर इशारा करता है कि अक्सर काम शुरू करने से ही असली सीख मिलती है। जब इंसान काम करता है, गलती करता है, फीडबैक देखता है, तभी असली समझ बनती है। सिर्फ पढ़ने या देखने से वो गहराई नहीं आती। रियल लाइफ में ये कैसे लागू होता है, इसे भी आराम से समझाया जा सकता है। मान लीजिए कोई इंसान सालों तक किसी छोटे बिजनेस को चला रहा है। उसने कस्टमर का बिहेवियर देखा है, सप्लाई की दिक्कतें समझी हैं, प्राइसिंग में क्या काम करता है ये जाना है। ये सब किताब में शायद न मिले, लेकिन यही नॉलेज उसे दूसरों से आगे रखता है। यही उसकी असली ताकत बन जाती है। ये चैप्टर धीरे धीरे ये समझ बनाता है कि अपने एक्सपीरियंस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो चीज़ें रोज देखी जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स रोज आती हैं, वही सबसे बड़ा टीचर होती हैं। अगर इंसान ध्यान से देखे और सीखे, तो वही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर स्पेशलाइज्ड नॉलेज बन जाते हैं। अंत में ये चैप्टर एक शांत सोच देता है कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ यूनिक होता है। जरूरत बस इतनी है कि उसे पहचान कर, समय देकर धीरे धीरे मजबूत बनाया जाए। जब नॉलेज अपने अनुभव से आता है, तब वो टिकाऊ होता है, गहरा होता है और लंबे समय तक काम आता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 6, इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ द माइंड की। इस चैप्टर में यह समझाया जाता है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने की जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसी वर्कशॉप है जहां हर बड़ा आइडिया पहले बनता है, फिर धीरे धीरे हकीकत में बदलता है। ये चैप्टर इमेजिनेशन को किसी फैंटेसी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल की तरह देखने में मदद करता है। जिसे सही तरीके से यूज किया जाए तो जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है। ये चैप्टर बताता है कि इमेजिनेशन असल में दो तरह का होता है। एक है क्रिएटिव इमेजिनेशन और दूसरा है सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है पहले से मौजूद आइडियाज, नॉलेज और एक्सपीरियंस को नए तरीके से जोड़ना। ज्यादातर लोग इसी तरह इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई नौकरी में काम करते हुए पुराने सॉल्यूशंस को नए सिचुएशन में अप्लाई करता है। वहीं क्रिएटिव इमेजिनेशन वो जगह है जहां नए आइडियाज जन्म लेते हैं, जहां इंसान कुछ ऐसा सोच पाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा होता। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि हर सक्सेसफुल इंसान पहले अपने माइंड में चीजों को देखता है, फिर बाहर की दुनिया में उन्हें बनाता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा बदलाव पहले इमेजिनेशन में शुरू होता है। अगर दिमाग में कोई तस्वीर साफ नहीं है, तो बाहर की दुनिया में भी कुछ साफ नहीं बन पाता। यहाँ एक आम गलतफहमी को भी तोड़ा गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट, राइटर या क्रिएटिव लोगों के लिए होता है। लेकिन ये चैप्टर समझाता है कि इमेजिनेशन हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर बनाना चाहता है। चाहे कोई 25 से 35 साल की उम्र में करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो, जॉब से सेटिस्फाइड ना हो या कुछ नया शुरू करना चाहता हो, हर सिचुएशन में इमेजिनेशन काम आता है। उदाहरण के तौर पर कोई इंसान जो रोज एक ही जॉब करता है और अंदर से फील करता है कि लाइफ बस चल रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। अगर वो सिर्फ यही सोचता रहे कि उसकी लाइफ ऐसी ही है, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो अपने माइंड में खुद को एक नई स्किल सीखते हुए, एक नए रोल में या एक बेहतर लाइफ जीते हुए देखना शुरू करता है, तभी एक्शन की शुरुआत होती है। इमेजिनेशन यहाँ एक ट्रिगर की तरह काम करता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इमेजिनेशन और डिजायर का गहरा कनेक्शन होता है। जब इंसान किसी चीज को सच में चाहता है, तो उसका दिमाग अपने आप रास्ते ढूंढने लगता है। यही वजह है कि जब कोई इंसान किसी गोल को लेकर सीरियस होता है, तो उसे अचानक आइडियाज आने लगते हैं, नए कनेक्शंस दिखने लगते हैं और वो मौके नोटिस करने लगता है जिन्हें पहले इग्नोर कर देता था। एक और गलत फहमी ये होती है कि आइडियाज अपने आप आते हैं। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि इमेजिनेशन को ट्रेन किया जा सकता है।
जैसे जैसे इंसान नई चीजें पढ़ता है, सीखता है, लोगों से बात करता है और अपने माइंड को ओपन रखता है, वैसे वैसे उसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती जाती है। खाली माइंड से नए आइडियाज नहीं निकलते, बल्कि एक्टिव माइंड से निकलते हैं। रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। अगर कोई इंसान अपने करियर में अटका हुआ है, तो उसे सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर करना होगा कि वो आगे खुद को कहाँ देखना चाहता है। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो पहले अपने माइंड में उस बिजनेस की वर्किंग, उसकी वैल्यू और उसके असर को इमेजिन करना जरूरी है। बिना इस क्लैरिटी के लिया गया एक्शन अक्सर कंफ्यूजन में बदल जाता है। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि इमेजिनेशन और एक्शन अलग चीजें नहीं हैं। इमेजिनेशन बिना एक्शन के अधूरी है और एक्शन बिना इमेजिनेशन के दिशाहीन होता है। जब दोनों साथ काम करते हैं, तभी रिजल्ट आता है। खासकर 25 से 35 साल की उम्र में, जब लोग अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, तब इमेजिनेशन उन्हें सीमाओं से बाहर सोचने की ताकत देता है। अंत में ये चैप्टर एक शांत लेकिन गहरी बात पर खत्म होता है। इंसान वही बनता है जो वो लगातार अपने माइंड में देखता है। अगर दिमाग में डर, कमी और लिमिटेशन चलती रहती है, तो लाइफ भी वैसी ही बनती है। और अगर दिमाग में ग्रोथ, क्लैरिटी और पॉसिबिलिटी की तस्वीर बनती है, तो धीरे धीरे लाइफ भी उसी दिशा में मूव करने लगती है। इमेजिनेशन कोई सपनों की दुनिया नहीं है, बल्कि हकीकत बनाने की पहली स्टेप है। आइए बात करते हैं चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिजायर को एक्शन में बदलना की। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि किसी भी इंसान की इच्छा तब तक सिर्फ एक ख्याल रहती है, जब तक उसे सही तरीके से प्लान करके एक्शन में ना बदला जाए। यहाँ फोकस इस बात पर है कि डिजायर को क्लियर बनाकर उसे स्टेप बाय स्टेप प्लान के जरिए रियल लाइफ में कैसे उतारा जाता है। ये चैप्टर बताता है कि ज्यादातर लोग चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उनकी चाहत बिखरी हुई होती है। दिमाग में कई आइडियाज होते हैं, पर कोई साफ दिशा नहीं होती। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब यही है कि उस बिखरी हुई इच्छा को साफ शेप दी जाए। सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि असल में चाहिए क्या। जब डिजायर साफ नहीं होती, तो एक्शन भी कमजोर रहता है। इसके बाद बात आती है प्लान की। यहाँ प्लान का मतलब कोई भारी या जटिल सिस्टम नहीं है। प्लान सिर्फ इतना है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा बाद में, और किस स्टेप से अगले स्टेप तक पहुंचना है। ये चैप्टर समझाता है कि प्लान जितना सिंपल और क्लियर होगा, उतना ही उसे फॉलो करना आसान होगा। बिना प्लान के की गई मेहनत अक्सर थकान देती है, रिजल्ट नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डिजायर और एक्शन के बीच का गैप सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन अपने आप आएगा, फिर काम शुरू करेंगे, लेकिन असल में एक्शन लेने से ही क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इस गैप को भरने का काम करती है। ये डिजायर को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ देती है, जिससे डर और कंफ्यूजन कम हो जाता है। ये आइडिया इसीलिए जरूरी है क्योंकि बिना प्लान के इंसान अक्सर रास्ता बदलता रहता है, आज कुछ और, कल कुछ और। इससे एनर्जी बर्बाद होती है। जब प्लान होता है, तो दिमाग जानता है कि आज क्या करना है। इससे फोकस बढ़ता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। धीरे धीरे डिजायर एक ठोस गोल बन जाती है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि प्लानिंग का मतलब सब कुछ पहले से परफेक्ट तय करना है। ये चैप्टर साफ करता है कि ऐसा नहीं है। प्लानिंग फ्लेक्सिबल हो सकती है, रास्ते में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन दिशा वही रहती है। परफेक्शन की जगह कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल गोल्स। जब कोई इंसान अपनी चाहत को लिखकर, सोचकर और क्रम में रखता है, तो वो अपने आप ज्यादा सीरियस हो जाता है। छोटे एक्शन रोज लेने से बड़ा रिजल्ट बनता है। इस चैप्टर का सार यही है कि डिजायर अपने आप कुछ नहीं करती, उसे सही प्लान चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग इच्छा को दिशा देती है और एक्शन को ताकत देती है। जब सोच साफ होती है और कदम तय होते हैं, तब इंसान अपने गोल के करीब धीरे लेकिन स्थिर तरीके से बढ़ता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 8, डिसीजन यानी टाल मटोल पर काबू पाने की कला की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें सबसे ज्यादा क्या रोकता है। जवाब अक्सर आलस नहीं होता, डर होता है। डर गलत फैसला लेने का, डर फेल होने का और डर लोगों की राय का। यही डर इंसान को बार बार सोचने में फंसा देता है और एक्शन से दूर रखता है। यह चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि सफल लोग और असफल लोग सोचने में नहीं, फैसले लेने में अलग होते हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में देर करते हैं। वो सही वक्त, सही हालात और पूरी क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, लेकिन सच ये है कि पूरी क्लैरिटी कभी नहीं आती। जो लोग आगे निकलते हैं, वो अधूरी जानकारी के साथ भी फैसला ले लेते हैं और उसी फैसले पर टिके रहते हैं। यहां समझाया गया है कि टाल मटोल असल में एक हैबिट है।
इंसान जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, फिर भी वो उसे आज की जगह कल पर छोड़ देता है। ये आदत धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। हर बार जब इंसान फैसला टालता है, वो खुद को ये सिखाता है कि वो अपने ही शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकता। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि गरीब सोच वाले लोग फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन अमीर सोच वाले लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उन्हें बदलने में देर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत फैसले नहीं लेते, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो किसी भी दिशा में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी समझते हैं, बजाय वहीं खड़े रहने के। एक आम गलतफहमी ये होती है कि फैसला लेने से पहले हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। सही प्लान, सही टाइम, सही सपोर्ट और सही कॉन्फिडेंस। लेकिन ये चैप्टर साफ करता है कि फैसले लेने से ही कॉन्फिडेंस बनता है, ना कि कॉन्फिडेंस से फैसले। जो लोग पहला कदम नहीं उठाते, वो कभी सीख ही नहीं पाते। रियल लाइफ में ये बात बहुत साफ दिखती है। बहुत से लोग जॉब बदलना चाहते हैं, लेकिन सालों तक सोचते रहते हैं। कुछ लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रिस्क के डर से आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग रिश्तों में खुश नहीं होते, लेकिन फैसले लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हर जगह समस्या एक ही होती है, डिसीजन की कमी। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि फैसला लेना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। छोटे फैसले जल्दी लेना सीखने से बड़े फैसले भी आसान हो जाते हैं, जैसे रोज के काम, टाइम मैनेजमेंट, पैसे खर्च करने या अपनी हेल्थ से जुड़े छोटे डिसीजन। जब इंसान इन चीजों में साफ और मजबूत फैसले लेने लगता है, तो उसकी सोच भी मजबूत होती जाती है। यहाँ ये भी बताया गया है कि टाल मटोल अक्सर डर से पैदा होती है, लेकिन डर को खत्म करने का तरीका सोच नहीं, एक्शन है। जैसे ही इंसान एक छोटा कदम उठाता है, डर कमजोर पड़ने लगता है। दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हालात संभाले जा सकते हैं। इस चैप्टर का एक और अहम पॉइंट ये है कि बार बार डिसीजन बदलना भी टाल मटोल का ही एक रूप है। कुछ लोग फैसला तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही पीछे हट जाते हैं। सफल लोग ऐसा नहीं करते। वो फैसला लेने के बाद उसे समय देते हैं, मुश्किलों से गुजरते हैं और उसी रास्ते पर टिके रहते हैं। आखिर में ये चैप्टर बहुत शांति से ये बात रखता है कि जिंदगी उन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो डिसीजन लेने की हिम्मत रखते हैं। गलत फैसला भी कुछ ना करने से बेहतर होता है, क्योंकि उससे सीख मिलती है, लेकिन बिना फैसले के इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि टाल मटोल छोड़ने की शुरुआत एक साफ फैसले से होती है। जब इंसान खुद से ये तय कर लेता है कि अब सोचने से ज्यादा करना जरूरी है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। फैसले इंसान की दिशा तय करते हैं और दिशा ही अंत में नतीजों में बदलती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 9 परसिस्टेंस की, यानी वो लगातार कोशिश जो फेथ को पैदा करने के लिए जरूरी होती है। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का भरोसा सिर्फ सोचने से नहीं बनता, बल्कि लगातार एक ही दिशा में मेहनत करने से धीरे धीरे मजबूत होता है। ये चैप्टर मूल रूप से इस बात पर फोकस करता है कि परसिस्टेंस क्या होती है और ये फेथ से कैसे जुड़ी हुई है। यहाँ परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि एक तय लक्ष्य के साथ बार बार वही कोशिश दोहराना है, बिना बीच में रुके। जब कोई इंसान किसी चीज को लगातार सोचता है, उसी पर काम करता है और उसी दिशा में कदम उठाता है, तब उसका मन उस विचार को सच मानने लगता है। यही स्थिति धीरे धीरे फेथ बन जाती है। यहाँ एक जरूरी बात समझाई जाती है कि फेथ अचानक पैदा नहीं होती। अक्सर लोग मानते हैं कि भरोसा या आत्मविश्वास एक दिन में आ जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। फेथ एक प्रक्रिया है। जब कोई इंसान किसी विचार को बार बार अपने दिमाग में दोहराता है और उसी हिसाब से काम करता है, तब वो विचार मन के अंदर गहराई से बैठ जाता है। परसिस्टेंस इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ज्यादातर लोग क्यों बीच में ही रुक जाते हैं। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लोग अपनी कोशिश छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। परसिस्टेंस का असली मतलब है तब भी काम करते रहना जब कोई साफ नतीजा नजर ना आ रहा हो। फेथ उसी समय बनती है जब इंसान अनिश्चितता के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं खींचता। एक और गलतफहमी ये होती है कि परसिस्टेंस का मतलब जबरदस्ती करना है, जबकि असल में इसका मतलब है शांत दिमाग से एक तय दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना। इसमें जल्दबाजी नहीं होती और ना ही हर दिन कुछ अलग करने की जरूरत होती है। छोटे छोटे एक जैसे कदम भी अगर रोज लिए जाएं, तो उनका असर गहरा होता है। रियल लाइफ में इसका असर बहुत साफ दिखाई देता है। जो लोग किसी स्किल को सीखते हैं, बिजनेस बनाते हैं या किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए परसिस्टेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। शुरू में मन भरोसा नहीं करता,
लेकिन जैसे जैसे रोज कोशिश होती रहती है, दिमाग खुद उस सोच को स्वीकार करने लगता है। यही स्वीकार करना फेथ की शुरुआत है। चैप्टर ये भी समझाता है कि परसिस्टेंस बिना क्लैरिटी के काम नहीं करती। अगर इंसान खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, तो लगातार कोशिश भी बिखरी हुई होगी। जब लक्ष्य साफ होता है और दिशा तय होती है, तब परसिस्टेंस असर दिखाती है और फेथ मजबूत बनती है। अंत में ये समझ आता है कि फेथ कोई जादू नहीं है, ये परसिस्टेंस का नेचुरल रिजल्ट है। लगातार सोच, लगातार काम और लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ना, यही वो प्रक्रिया है जिससे अंदर का भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है, तो वो रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना सीख जाता है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 10, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि मास्टरमाइंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये इंसान की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स कैसे बन जाता है। यहाँ ये क्लियर किया जाता है कि अकेले मेहनत करना काफी नहीं होता, बल्कि सही लोगों के साथ सही सोच को जोड़ना बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि मास्टरमाइंड असल में एक ग्रुप माइंड होता है। जब दो या उससे ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए आपसी भरोसे और हार्मनी के साथ काम करते हैं, तो उनकी सोच अलग लेवल पर काम करने लगती है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान अलग अलग अपना बेस्ट दे रहा होता है, बल्कि उनकी सोच मिलकर एक नई एनर्जी क्रिएट करती है। इस प्रोसेस में आइडियाज ज्यादा क्लियर होते हैं, डिसीजंस बेहतर होते हैं और एक दूसरे की कमियां भी बैलेंस हो जाती हैं। यहाँ ये भी समझाया गया है कि मास्टरमाइंड सिर्फ मीटिंग या डिस्कशन तक सीमित नहीं है। ये एक मेंटल अलायंस है, जहाँ लोग ईमानदारी से एक दूसरे को सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। जब लोग अलग अलग एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स लेकर आते हैं, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जल्दी निकलने लगते हैं। अकेला इंसान जो सोच नहीं पाता, वही चीज ग्रुप में बहुत नेचुरल तरीके से सामने आ जाती है। इस चैप्टर में ये बात भी साफ की गई है कि दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अकेले आगे नहीं बढ़े। उनके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड ग्रुप जरूर रहा है। बिजनेस पार्टनर, एडवाइजर, मेंटोर्स या ऐसे लोग जो सही टाइम पर सही सवाल पूछ सकें। ये लोग सिर्फ हाँ में हाँ नहीं मिलाते, बल्कि जरूरत पड़ने पर सच भी बोलते हैं। यही ईमानदार फीडबैक ग्रोथ को तेज करता है। एक कॉमन गलतफहमी ये होती है कि मास्टरमाइंड मतलब सिर्फ पावरफुल या अमीर लोगों के साथ जुड़ना है, लेकिन इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मास्टरमाइंड का बेस पैसा या स्टेटस नहीं, बल्कि सोच और कमिटमेंट होता है। अगर सोच नेगेटिव है या लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो ऐसा ग्रुप फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सही लोगों का चुनाव बहुत जरूरी है। ये भी बताया गया है कि मास्टरमाइंड तभी काम करता है जब ग्रुप में जेलसी, कंपटीशन या ईगो ना हो। जैसे ही कोई खुद को ऊपर या दूसरों को छोटा समझने लगता है, एनर्जी टूटने लगती है। इसीलिए हार्मनी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जहां लोग एक दूसरे की सक्सेस से खुश हों, वहां ग्रुप की पावर कई गुना बढ़ जाती है। रियल लाइफ में इस चैप्टर को अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। ऑफिस में एक सही टीम, दोस्तों के साथ गोल ओरिएंटेड डिस्कशन या बिजनेस में भरोसेमंद पार्टनर के साथ प्लानिंग, ये सब मास्टरमाइंड के ही फॉर्म है। यहां तक कि एक ऐसा इंसान भी मास्टरमाइंड का हिस्सा बन सकता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी लिमिटिंग सोच को चैलेंज करे। ये चैप्टर ये भी सिखाता है कि अकेले सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करना कई बार ग्रोथ को स्लो कर देता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। जब इंसान सही लोगों से जुड़ता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अकेला नहीं है। अंत में ये चैप्टर शांति से ये समझाता है कि मास्टरमाइंड कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। सही लोगों के साथ, सही इंटेंशन के साथ और लंबे समय तक काम करने से ये पावर धीरे धीरे बिल्ड होती है। जब इंसान इस बात को समझ लेता है, तो वो रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान देना सीख जाता है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 11, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि इंसान के अंदर जो सबसे ताकतवर एनर्जी होती है, वो कैसे सही दिशा में इस्तेमाल की जा सकती है और कैसे वही एनर्जी सोच, काम और क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाती है। ये चैप्टर असल में एनर्जी के ट्रांसफर के बारे में है। यहाँ सेक्स को सिर्फ शारीरिक चीज के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि एक मेंटल और इमोशनल एनर्जी के रूप में समझाया गया है। लेखक का कहना है कि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है और अगर इसे बिना कंट्रोल के छोड़ दिया जाए, तो ये इंसान को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है।
लेकिन अगर यही एनर्जी समझदारी से सही कामों में लगाई जाए तो ये बड़े रिजल्ट्स दे सकती है। मुख्य आइडिया ये है कि हर इंसान के अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है जो उसे कुछ पाने, बनाने और आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। यही ड्राइव कई बार फिजिकल लेवल पर दिखती है, लेकिन इसका सोर्स दिमाग और भावनाओं में होता है। जब इंसान इस एनर्जी को सीधे फिजिकल लेवल पर खर्च करने के बजाय अपने गोल्स, सोच और स्किल्स में लगाता है, तो उसे ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। यानी एनर्जी वही रहती है, बस उसका यूज बदल जाता है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी को समझते ही नहीं हैं। वे या तो उसे दबा देते हैं या गलत जगह खर्च कर देते हैं। इस चैप्टर में ये साफ किया गया है कि एनर्जी को दबाना सही नहीं है, लेकिन बिना दिशा के बहने देना भी नुकसानदायक हो सकता है। सही तरीका यह है कि उस एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों में बदला जाए, जैसे सीखना, प्लानिंग करना, क्रिएटिव सोचना या किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस करना। एक कॉमन गलतफहमी यह है कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब खुद को रोकना या जबरदस्ती कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है। यहां बात नेचुरल फीलिंग्स को समझने और उन्हें सही दिशा देने की है। यह भी नहीं कहा गया कि हर इंसान को एक जैसा ही करना चाहिए। हर किसी की एनर्जी, सोच और ज़रूरत अलग होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल भी अलग तरीके से होता है। रियल लाइफ में इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब इंसान के अंदर ज्यादा एनर्जी महसूस होती है तो वो बेचैन हो सकता है या फोकस खो सकता है। उसी समय अगर वो एनर्जी किसी काम में लगा दी जाए, जैसे कोई नया आइडिया बनाना, किसी स्किल पर काम करना या किसी टारगेट की प्लानिंग करना, तो वही बेचैनी प्रोडक्टिव बन जाती है। कई सफल लोग इसी वजह से बहुत एक्टिव, क्रिएटिव और डिसिप्लिन दिखते हैं। ये चैप्टर ये भी बताता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस इंसान को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि सही समझ के साथ वे सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि इंसान अपने अंदर चल रही एनर्जी को पहचाने और उसे सही दिशा में मोड़े। अंत में ये चैप्टर एक शांत समझ देता है कि इंसान की तरक्की सिर्फ बाहर के साधनों से नहीं होती, बल्कि अंदर की एनर्जी के सही इस्तेमाल से होती है। जब इंसान अपनी सबसे ताकतवर एनर्जी को समझकर सोच और काम में बदलना सीख लेता है, तब उसकी ग्रोथ नेचुरल और स्थिर हो जाती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, कनेक्टिंग लिंक की। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कैसे उसके थॉट्स और उसकी रियल लाइफ के रिजल्ट्स के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ये चैप्टर ये साफ करता है कि जो कुछ भी इंसान बाहर अनुभव करता है, उसका एक गहरा रिश्ता अंदर चल रही सोच और फीलिंग्स से होता है। ये चैप्टर बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इंसान के कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन फिर भी वही माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। कॉन्शियस माइंड सोचता है, प्लान बनाता है और डिसीजंस लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स को एक्सेप्ट करके उन्हें आदतों, बिहेवियर और एक्शंस में बदल देता है। जो थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ ये भी समझाया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव या नेगेटिव में फर्क नहीं करता। जो भी थॉट्स इंसान लगातार फीलिंग के साथ सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। अगर कोई इंसान बार बार खुद को कमजोर, अनलकी या असफल मानता है, तो वही थॉट्स धीरे धीरे उसकी रियल लाइफ में दिखाई देने लगते हैं। वहीं अगर थॉट्स क्लियर, फोकस्ड और पॉजिटिव हो, तो उसी के अनुसार एक्शंस और रिजल्ट्स बनने लगते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फेथ, बिलीफ और इमोशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता बनते हैं। सिर्फ थिंक करना काफी नहीं होता जब तक उस थॉट के साथ फीलिंग ना जुड़ी हो। इसलिए जब कोई इंसान किसी गोल को लेकर इमोशनली इन्वॉल्व्ड होता है, तब वो थॉट ज्यादा डीपली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एक आम गलतफहमी ये होती है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ अपने आप बदल जाएगा, लेकिन ये चैप्टर ये साफ करता है कि पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करना और उन्हें एक्शन से जोड़ना जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे प्रोग्राम होता है, एक दिन में नहीं। जैसे गलत आदतें समय के साथ बनती हैं, वैसे ही सही सोच भी समय लेकर डेवलप होती है। ये चैप्टर रियल लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। जो लोग अपने करियर में अटके हुए हैं या जिनकी उम्र 25 से 35 के बीच है और जो कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट या फियर से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि उनका अंदर का डायलॉग क्या है। जो इंसान रोज खुद से कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता, वही थॉट्स उसकी प्रोग्रेस रोक देते हैं। ये भी बताया गया है कि सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन देने के लिए ऑटो सजेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इंसान जानबूझकर अच्छे और क्लियर थॉट्स को बार बार अपने माइंड में डालता है, खासकर तब जब माइंड रिलैक्स्ड हो। धीरे धीरे वही थॉट्स अंदर सेट होने लगते हैं। चैप्टर के आखिर में ये समझाया गया है कि इंसान की बाहरी दुनिया उसकी अंदर की दुनिया का ही एक्सटेंशन होती है। जब तक थॉट्स और बिलीव्स अंदर से नहीं बदलते, तब तक रिजल्ट्स भी नहीं बदलते।
सबकॉन्शियस माइंड कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जो वही आउटपुट देता है जो इनपुट मिलता है। इस चैप्टर की असली सीख यही है कि अगर लाइफ में कुछ बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेकर सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ बैठाना होगा। जब ये कनेक्शन सही बन जाता है तब एक्शंस आसान हो जाते हैं और रिजल्ट्स नेचुरली आने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 13 की, जिसका नाम है द ब्रेन, एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश की जाती है कि दिमाग कैसे थॉट्स को भेजता और रिसीव करता है और इंसान की सोच किस तरह उसके पूरे जीवन को दिशा देती है। यहाँ फोकस इस बात पर है कि ब्रेन सिर्फ सोचने की जगह नहीं है, बल्कि एक तरह का सेंटर है जहाँ से थॉट्स बाहर जाते हैं और बाहर से थॉट्स अंदर आते हैं। ये चैप्टर सबसे पहले इस आइडिया को साफ करता है कि थॉट कोई हल्की या बेकार चीज नहीं है। थॉट एक एनर्जी की तरह काम करता है। जैसे रेडियो स्टेशन से सिग्नल निकलते हैं और दूसरे रेडियो उन्हें पकड़ते हैं, वैसे ही दिमाग भी थॉट्स को ब्रॉडकास्ट करता है और आसपास की सोच को रिसीव करता है। इंसान जो बार बार सोचता है वही थॉट उसकी आदतों, फैसलों और एक्शंस का बेस बन जाता है। यहाँ समझाया गया है कि दिमाग अपने आप में क्रिएटिव नहीं होता, वो ज्यादातर रिसीव करता है और रिपीट करता है। जो इनपुट दिया जाता है वही आउटपुट बनकर बाहर आता है। अगर दिमाग को नेगेटिव थॉट्स, डर, शक और कंफ्यूजन दिया जाए तो वही चीजें सोच में दिखने लगती हैं। वहीं अगर दिमाग को क्लियर, पॉजिटिव और फोकस्ड थॉट्स मिले तो सोच भी उसी दिशा में काम करने लगती है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि थॉट्स अपने आप नहीं आते, हर थॉट का एक सोर्स होता है। कुछ थॉट्स बाहर के माहौल से आते हैं, जैसे लोगों की बातें, न्यूज़, सोशल माहौल और पुरानी सीख। कुछ थॉट्स अंदर से आते हैं जो पहले से दिमाग में जमा पैटर्न होते हैं। इंसान अक्सर ये नहीं समझ पाता कि कौन सा थॉट उसका अपना है और कौन सा बस उसने कहीं से पकड़ लिया है। ये आइडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अक्सर बाहर की चीज़ों पर डाल देता है। वो सोचता है कि हालात, लोग या किस्मत वजह है, लेकिन ये चैप्टर बताता है कि असली कंट्रोल थॉट्स के लेवल पर होता है। जो थॉट्स दिमाग में बार बार चल रहे हैं वही इंसान की रियलिटी बनते हैं। एक आम गलतफहमी ये होती है कि ब्रेन सिर्फ फिजिकल ऑर्गन है और थॉट्स बस दिमाग के अंदर सीमित रहते हैं। यहाँ बताया गया है कि थॉट्स का असर बिहेवियर, बॉडी और फैसलों तक जाता है। थॉट्स धीरे धीरे आदत बनते हैं, आदत कैरेक्टर बनाती है और कैरेक्टर से रिजल्ट निकलता है। रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि इंसान को अपने थॉट्स के इनपुट पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह की बातें सुनी जा रही हैं, किस तरह की सोच बार बार दोहराई जा रही है और किन आइडियाज को दिमाग में जगह दी जा रही है। दिमाग को जिस फ्रीक्वेंसी पर सेट किया जाता है वही चीजें ज्यादा क्लियर होकर सामने आती हैं। इस चैप्टर का कुल मिलाकर संदेश यह है कि ब्रेन एक पावरफुल स्टेशन की तरह काम करता है। वो जो सोच भेजता है वही लौटकर लाइफ में दिखने लगता है। थॉट्स को समझना, पहचानना और सही दिशा देना धीरे धीरे इंसान को ज्यादा अवेयर और बैलेंस्ड बनाता है। यही समझ इंसान को अपनी सोच और अपनी लाइफ के बीच का गहरा कनेक्शन साफ तरीके से दिखा देती है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू टेम्पल ऑफ विजडम की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान के अंदर एक ऐसी समझ भी होती है जो लॉजिक, प्लानिंग या नॉर्मल सोच से आगे जाती है। इस चैप्टर में यह झलक मिलती है कि कैसे लगातार सही सोच, सही आदतें और सही माइंडसेट इंसान के अंदर एक गहरी इनर गाइडेंस डेवलप कर देता है, जिसे लेखक सिक्स्थ सेंस कहता है। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि जब इंसान लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर काम करता है, अपने माइंड को ट्रेन करता है और नेगेटिव सोच से दूर रहता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा होने लगती है। ये कोई जादू या सुपर पावर नहीं है, बल्कि अनुभव, फोकस और सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट होता है। कई बार इंसान को बिना ज्यादा सोचे सही फैसला समझ में आ जाता है या किसी चीज के बारे में अंदर से एक क्लैरिटी महसूस होती है। यही वो स्टेज है जिसे इस चैप्टर में सिक्स्थ सेंस कहा गया है। ये भी साफ किया गया है कि सिक्स्थ सेंस अचानक से नहीं आता, ये तब डेवलप होता है जब इंसान पहले के सारे स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करता है। जब कोई व्यक्ति अपने डिजायर को क्लियर रखता है, फेथ बनाता है, लगातार एक्शन लेता है और अपने माइंड को पॉजिटिव इनपुट देता रहता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। उसी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ये गहरी समझ काम करती है। अक्सर लोग ये गलत समझ लेते हैं कि सिक्स्थ सेंस का मतलब है कोई रहस्यमयी आवाज या अचानक आने वाले ख्याल, लेकिन इस चैप्टर में ये बात धीरे से समझाई गई है कि असल में ये अनुभव और सोच का निचोड़ होता है। जब इंसान किसी फील्ड में लंबे समय तक काम करता है तो उसका दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है, वो चीजें जल्दी समझने लगता है जो पहले नजर नहीं आती थीं। ये आइडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ लॉजिक पर टिके रहते हैं और इनर फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। वहीं कुछ लोग बिना सोचे सिर्फ फीलिंग पर चलने लगते हैं। ये चैप्टर बैलेंस सिखाता है। लॉजिक, प्लान और मेहनत के बाद जो इनर गाइडेंस आती है वो ज्यादा भरोसेमंद होती है।
रियल लाइफ में इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान अपने करियर, बिजनेस या फैसलों में लगातार सीख रहा है और खुद को इम्प्रूव कर रहा है, तो एक समय बाद उसे सही मौके खुद पहचान में आने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें सही समय पर सही फैसला लेने की आदत है। असल में ये आदत नहीं, बल्कि ट्रेन किया हुआ माइंड होता है। एक आम गलतफहमी ये भी है कि ये सिक्स्थ सेंस सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होता है, लेकिन इस चैप्टर में साफ इशारा किया गया है कि ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग अपने माइंड को इतना नॉइज से भर लेते हैं कि उन्हें अपनी इनर आवाज सुनाई ही नहीं देती। जब इंसान डर, शक और नेगेटिव सोच से बाहर निकलता है, तब उसका माइंड ज्यादा क्लियर होता है। इसी क्लैरिटी में ये गहरी समझ काम करती है। इसलिए ये चैप्टर डर को कम करने और खुद पर भरोसा बढ़ाने की बात भी करता है। अंत में ये चैप्टर शांति से ये समझाता है कि सिक्स्थ सेंस कोई शुरुआत का स्टेप नहीं है, बल्कि एक रिजल्ट है। ये तब आता है जब इंसान लगातार सही दिशा में चलता रहता है। जब सोच साफ होती है, डिसीजन मजबूत होते हैं और माइंड बैलेंस में रहता है, तब इंसान को चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं। यही इस चैप्टर की असली सीख है कि समझ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से डेवलप होती है। और जब ये समझ बन जाती है, तो इंसान अपने फैसलों में ज्यादा शांत, साफ और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। यही वो दरवाजा है जिसे इस चैप्टर में टेम्पल ऑफ विजडम कहा गया है। आइए अब बात करते हैं चैप्टर 15 हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर की। इस चैप्टर में यह समझने की कोशिश की जाती है कि फियर कैसे इंसान के सोचने और डिसीजन लेने की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, और वो कौन से छुपे हुए फियर हैं जो बिना दिखाई दिए दिमाग पर कंट्रोल बना लेते हैं। यहां फियर को किसी इमोशनल ड्रामा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरह देखा गया है, जिसे समझा और मैनेज किया जा सकता है। इस चैप्टर का मेन फोकस उन 6 तरह के फियर पर है जिन्हें लेखक घोस्ट्स कहता है। घोस्ट्स इसलिए क्योंकि ये अक्सर साफ दिखाई नहीं देते, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ते हैं। ये फियर है गरीबी का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, बीमारी का फियर, किसी को खोने का फियर, बुढ़ापे का फियर और डेथ का फियर। यहां बात सिर्फ इन नामों की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि ये फियर इंसान के माइंड में कैसे जगह बना लेते हैं और कैसे उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने लगते हैं। गरीबी का फियर सिर्फ पैसे की कमी से जुड़ा नहीं होता। ये फियर इंसान को रिस्क लेने से रोकता है और उसे हमेशा सेफ खेलने पर मजबूर करता है। क्रिटिसिज्म का फियर इंसान को दूसरों की राय का गुलाम बना देता है, जहां अपने डिसीजन से ज्यादा लोगों की मंजूरी जरूरी लगने लगती है। बीमारी का फियर दिमाग को हमेशा नेगेटिव सोच में फंसाए रखता है और छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बना देता है। लव या किसी को खोने का फियर इंसान को इमोशनली डिपेंडेंट बना सकता है, जहां रिश्ते हेल्दी होने की जगह डर पर टिके रहते हैं। बुढ़ापे का फियर इंसान को प्रेजेंट में जीने नहीं देता, और डेथ का फियर कई बार बिना मतलब की चिंता और बेचैनी पैदा करता है। इन सब फियर की खास बात यह है कि ये अक्सर लॉजिक से नहीं, बल्कि आदत और रिपीटेड सोच से मजबूत होते हैं। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि ये फियर क्यों जरूरी लगने लगते हैं। दिमाग का एक हिस्सा हमेशा सेफ्टी चाहता है, और फियर उसी सेफ्टी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब फियर हद से ज्यादा हो जाए, तो वो प्रोटेक्शन की जगह लिमिटेशन बन जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो फियर को नेचुरल मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना ये समझे कि हर फियर सच पर आधारित नहीं होता। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि फियर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इस चैप्टर में साफ किया गया है कि फियर को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जब इंसान फियर को पहचान लेता है और ये समझ लेता है कि ये कहां से आ रहा है, तभी उस पर पकड़ बनती है। रियल लाइफ में ये समझ बहुत काम आती है। जब कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है, तो ये देखा जा सकता है कि असल में कौन सा फियर एक्टिव है। क्या ये गरीबी का फियर है या लोगों के जजमेंट का? जब ये क्लैरिटी आती है, तो डिसीजन ज्यादा क्लीन और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चैप्टर के अंत में एक शांत सा आइडिया सामने आता है कि फियर को दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है, उसे समझना और सही जगह पर रखना ज्यादा जरूरी है। जब फियर को दिमाग के बाहर रखकर देखा जाता है, तब इंसान अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करता है, ना कि डर के इशारों पर। यही समझ इस चैप्टर का असली सार है।